हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन और आंसर। प्यारे बच्चों, चैप्टर है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। यदि हम उचित आहार लेंगे, सही आहार लेंगे, तो अपना जो स्वस्थ शरीर है वो बना रहेगा। इसका पार्ट नंबर आज हम 1 करेंगे। इसे भी 4-5 भागों में करने वाले हैं। बिल्कुल छोटे छोटे उनके अंदर बनाएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर हम जो 3 है उसको 3 या 4 भागों में डिवाइड करके जो इसके क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए तो करते हैं। हम चले हैं एक मंजिल की तरफ, जल्द ही पूरी किताब को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम। अभी तो चलते हैं अपनी कौन सी है ये, इसको कंप्लीट करते हैं। सवाल नंबर पहला ही आ गया है अपना। कहाँ गया? ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 पर एक सवाल है। सवाल है आपका कौन सा? सवाल है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? क्या हमें सभी पोषक तत्व, क्या हमें सभी पोषक तत्व, कौन से तत्व? पोषक तत्व पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें इस जमीन से भी मिलते हैं, इस धरती से भी मिलते हैं खनिज तत्व। पौधों में और जंतुओं में कुछ मात्रा में होते हैं। आइए समझिए। ठीक है। जैसे नमक भी तो खाते हैं अपन, खाते नहीं खाते? नहीं, सभी नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी, चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। अगर कोई व्यक्ति सूरज की रोशनी में आए ही नहीं तो उनके विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है। विटामिन डी जो है हम वैसे ले नहीं सकते प्रॉपर तरीके से बाहर से। सूर्य के जो प्रकाश है, रोशनी है, उससे ही हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। खनिज तत्व हमें जो नमक है वो चट्टानों से मिलता है या फिर समुद्र से मिलता है, समुद्र के पानी से, जो कि बहुत खारा पानी होता है, उससे। ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा सा गले में कुछ थोड़ी इरिटेशन लग रहा है मुझे। कुछ चुभन सी होती है गले में, क्यों हो रही है पता नहीं। चले आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे प्यारे बच्चों। अगला वाला सवाल है चैप्टर किस पेज नंबर कहाँ मिलेगा? 47 पर मिलेगा। मानिए वे कौन कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? तो खाद्य सोर्स माने खाने के जो पदार्थ हैं उनमें किस किस में जल रहता है? तो विभिन्न प्रकार की सब्जियां, सभी में जल होता है। फलों के अंदर जल होता है। दूध में प्रमुख रूप से खाद्य सोर्स है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। और वैसे भी हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं समय समय पर। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम, अरे लाओ भाई पानी लाओ, आई ड्रिंक वाटर, आई टेक ऑफ 2 ग्लास ऑफ वाटर, बोलते नहीं बोलते? तो सब्जियों से मिलते हैं, फल से मिलते हैं, फूल से मिलते हैं और दूध से मिलते हैं अपने को। ठीक है। आगे है, स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? खाद्य मील को कम किया जा सकता है माने स्थानीय भोजन का निर्माण उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों द्वारा किया जाता है। इसमें उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचने में खाद्य पदार्थ को काफी कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य मील कम हो जाता है। खाद्य मील कम हो जाता है मतलब खर्चा कम हो जाता है। खाद्य मील कम हो जाता है इसका मतलब है खर्चा कम हो जाता है। अब आप बात समझिए। मान लीजिए कि मुझे चावल खाने हैं।
अब चावल, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में तो चावल उगते नहीं है, बहुत कम मात्रा में उगते हैं, उगाते हैं लोग बहुत कम मात्रा में। तो चावल कहाँ से आएगा? चावल आएगा पश्चिम बंगाल से, यूपी से, है ना, मध्य प्रदेश से, यहाँ से चावल आएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में चावल कहाँ उगाए जाते हैं? बताओ बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ उगाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से मेरे तक पहुँचने में लगभग 400 500 600-700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर का यात्रा करनी पड़ेगी। हो सकता है ज़्यादा ही हो, मुझे प्रॉपर पता नहीं कितना किलोमीटर होगा, 600-700-800 तो होगा, 1000 मान लो, 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। अब 1000 किलोमीटर चावल चल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी उड़ के आएगा, किसी साधन में आएगा। किसी साधन में आएगा तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा जितना वहाँ उत्पादन हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? बाजरा हो रहा है और गेहूँ हो रहा है, गेहूँ भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन बाजरा और गेहूँ हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। ठीक है, ये नहीं सबसे ज़्यादा मात्रा में तो यूपी में होता है गेहूँ, है ना, हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, एमपी में होते हैं, हमारे यहाँ पे होता है पर इतना नहीं, मतलब यहाँ पे काम चल जाता है। तो अगर मेरे घर के पास में गेहूँ निकले और मैं वहाँ से लेकर खा लूँ, काम में ले लूँ, तो क्या मुझे महंगे पड़ेंगे? नहीं, सस्ते पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब आप एक बात समझिए कि अपने देश के अंदर जो ड्राई फ्रूट है, जैसे बादामी मान लीजिए, कम मात्रा में होता है, तो ज़्यादातर हम या तो अफगानिस्तान से खरीदते हैं या फिर अमेरिका से खरीदते हैं। ठीक है ना, तो बहुत महंगा पड़ता है यहाँ, 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, 800 रुपये किलो से तो कम है ही नहीं, तो कितना महंगा हो गया है। और जहाँ पे ये होता है वहाँ क्या 800 रुपये किलो है? नहीं, वहाँ सस्ता ही है वहाँ सस्ता ही है, लेकिन आने में क्या लग जाता है? समय लग जाता है, और समय लग जाता है तो पैसा जो है उसका भाव बढ़ जाता है। अब ये पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हैं, अब इसके अंदर लगभग 30 मिनट का ये सेशन बनाएंगे। कितने मिनट का? 30 मिनट का, 7 मिनट्स हो चुका है। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुने और कारण बताएं। तो देखो, असंगत चुनते हैं, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। तो अब इनके अंदर देखो, असंगत की बात करें तो ये यहाँ पे चना असंगत है। रीजन क्या है कि ज्वार, बाजरा, रागी तो अभी बाए जाते हैं, अभी नहीं, मतलब ये बाए जाते हैं बारिश के दिनों में। कहाँ बाए जाते? कब बाए जाते हैं? बारिश के दिनों में। अभी चावल, गेहूं, सरसों ये बाई जा रही है अभी, है ना। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर है राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। अब इसके अंदर बताओ कौन सा अलग है? चावल। चावल कब बाया जाता है? बारिश के दिनों में, हाँ, या बारिश सर्दियों के दिनों में बाए जाते हैं चावल। ठीक है, और ये सब बाए जाते हैं कब? ये बारिश के दिनों में बाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग है, चावल अलग है। उत्तर भी यहाँ पे दे रखा है कि चना असंगत है, क्योंकि चना दालों में शामिल किया जाता है, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी को कदन माने मिलेट में शामिल किया जाता है। वैसे भी कह सकते हैं, है ना भाई, अलग तरीके से भी देखें तो ये इनके साथ नहीं उगता है। वैसे तो आजकल हर मौसम में उगाया जा सकता है, जो अपने वो होते हैं ना पॉली हाउस, उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चावल क्यों है? क्योंकि चावल अनाज है, जबकि राजमा, मूंग, सोयाबीन और दलहन है ना, ये सब क्या है? दलहन है, मतलब ये तो दाल है, ये तो क्या है? इनकी तो दाल बनाई जाती है, और ये भाई साहब खाद्य अनाज है ना। जैसे गेहूं खाते हैं वैसे ही चावल को भी खाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। आगे है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। भारत में पारंपरिक और आधुनिक, आधुनिक मानी अब की, पारंपरिक की मतलब जो पहले से चली आ रही है, उन पद्धतियों को क्या करना है? चर्चा करने। कौन सी पद्धतियों को? पाक का मतलब होता है पकाने की पद्धतियां। पाक का मतलब क्या होता है? पकाने की पद्धतियां। आए बात समझ में? हम खाना बनाते हैं, बनाने को ही पकाना कहते हैं, और पकाने को यहाँ पाक कहते हैं, पाक विधियां। ठीक है, पाक का मतलब हो गया पकाना, पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं हो गया। वैसे पाकिस्तान का नाम जो है पाक से पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र स्थान, लेकिन आतंकवादियों का स्थान है। किसका स्थान है? आतंकवादियों का। पाक बिल्कुल भी नहीं है, पापियों का स्थान है, वहां पे पापी निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं?
पापी निवास करते हैं, जिन्होंने भारत पर काफी बार आतंकी हमले किए। वहां पे अच्छे लोग रह ही नहीं सकते, आतंकवादी लोग रहते हैं वहां तो। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर आ गया है। मानी पारंपरिक मानी जो पहले से चली आ रही है, और अब जो मॉडर्न जमाने का मोमोज बनता है ना, उनमें काफी डिफरेंस आ गया है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना भाई। पहले के ज़माने में हम लकड़ी का चूल्हे पे खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में सब्जियां बनाई जाती थी। आज तो भाई साहब एल्यूमिनियम के आ गए, स्टील के आ गए, है ना, और भी काफ़ी सारे बर्तन आ गए हैं। और सॉरी, गैस चूल्हे पर बनाया जाता है, ठीक है। स्वादिष्ट खाना खत्म हो चुका है आजकल, समझो। अब भोजन पकाने के लिए अधिकतर लोग गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे पर सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। मतलब जो चटनी पीसते थे ना, चटनी जिसे हम बोलते हैं, मिर्ची आजकल लेकर आते हैं, उससे लाते हैं ना, चक्की की पसी हुई मिर्ची लाते हैं और सीधा उसमें कटोरी में डाल के 2 चम्मच 3 चम्मच पानी डाल के थोड़ा सा गीला करके सीधा डाल देते हैं, ठीक है। वो मिर्ची ज़्यादा यूज आती है। जबकि हम सूखी मिर्ची लाते हैं, मिर्ची लाने के बाद सिलबट्टे पर पीसते हैं, सिलबट्टे पर पीसी हुई मिक्सी, सिलबट्टे पर पीसी हुई जो मिर्च है, और फिर उसको यदि हम डालें तो स्वाद ही अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से पीसी हुई होती है। फिर और उस पर पीसी हुई मिर्ची बहुत ठीक नहीं रहती है। इन दिनों खाद्य पदार्थों को पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। इन दिनों पर भाई मिर्ची को पीसने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जिसे हम बोलते हैं भाई साहब मिक्सी। हर घर में अवेलेबल है ना भाई साहब, सिलबट्टे पर काम नहीं लेना है, हाथ दुख जाते हैं महिलाओं के, है ना, माता जियों के हाथ दुख जाते हैं, तो भाई साहब हमारे मैडम के भी हाथ दुखते हैं ठीक है, तो सिलबट्टे पर नहीं, कहाँ पीसते हैं? मिक्सियों में। हाँ, पर यह है कि 50% मिक्सी में, 50% उस पर हम सूखी मिर्ची लेके आते हैं, है ना, जब समय नहीं मिलता तो मिक्सी में पीसते हैं, अदरवाइज वैसे ही। पाक पद्धतियों में इन परिवर्तनों के साथ मुख्य कारण जो है तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन, बेहतर परिवर्तन और बेहतर संचार साधन हो गया भाई साहब आजकल, ठीक है ना भाई। आजकल लोगों को समय मिलता नहीं है। दूसरी बात है मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लोगों को काम करना पड़ता ही नहीं, लोग बहुत कम काम करते हैं, मशीनें काम ज़्यादा करती है। तो चाहते हैं लोग मशीनों से काम करवाना। किससे काम करवाना चाहते हैं लोग? मशीनों से। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। मानी शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है। वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई लड़का है रवि, और वो अपने गुरुजी से कोई 2 क्वेश्चन पूछना चाहता है। किस माध्यम से? कि शिक्षक का कहना है कि अच्छा जो आहार है, बढ़िया आहार है, वो औषधि का काम करता है, औषधि का काम करता है, तो उस बारे में। मतलब रवि अपने शिक्षक से निम्न प्रश्न पूछ सकता है। आपका अच्छे आहार से क्या मतलब है, या क्या तात्पर्य है? तात्पर्य का मतलब है क्या मतलब होना, मतलब, ठीक है। अच्छे आहार में ऐसे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जो औषधियों के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो ये 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक में तो कि आपका अच्छे आहार से क्या मतलब है, या क्या तात्पर्य है, या आपका अच्छे आहार में ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो औषधि के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे लीजिए। सवाल नंबर आ गया है अपना चौथा। कौन सा आ गया है प्यारे बच्चों? चौथा सवाल आ गया है। सवाल चौथा क्या कहता है कि सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं, ठीक है। यानी सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं। जैसे कहें कि देखो, सभी अच्छे लगने वाली चीज, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती,
या सभी स्वादिष्ट लगने वाली चीज क्या शरीर के लिए लाभदायक होती है? जैसे आजकल लोग चटपटी चीज ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं। अब बात समझ लीजिए, मैं आपको नाम बताता हूं। जैसे सबसे अच्छा नाम है मोमोज, सबसे जहरीला पदार्थ है, सबसे ज्यादा किडनी फेल करने वाला मोमोज है, सबसे ज्यादा पेट खराब करने वाला मोमोज है। लेकिन लोग नहीं समझेंगे, किडनी फेल करवाएंगे, खाएंगे। स्वादिष्ट है लेकिन बॉडी के लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी तक एक मोमोज खा के चेक किया, लगा ठीक, लेकिन मैंने खाया नहीं। समझे ना? मतलब अब तक के जीवन में मैंने केवल एक मोमोज खाया है, एक बार भी नहीं, एक मोमोज ओनली। ठीक है, एक वो अपने गंडोल से आते हैं ना, लंबी लंबी से, क्या बोलते हैं उन्हें? बोलते हैं यार, नाम ही भूल गया मैं तो वो भी लाभदायक नहीं है। क्यों? रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि जो वो चीजें बना के तैयार करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मटेरियल यूज ले लेते हैं। अब और चले मैं आपको और बताऊं, फिर उसके बाद अपना बर्गर आ जाता है। बर्गर के अंदर जिसको तल के निकालते हैं ना, वो बिल्कुल ब्लैक को रहता है। और कहा जाता है कि 4 बार या 5 बार से ज्यादा अगर किसी चीज को उसमें गर्म करके निकाल लिया जाए, तो वो जो वो रहता है, वो एक जहरीला बन जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक मानी नसें ब्लॉक होने का काम करती है। समझ गए ना? ये हो गया, कुछ चीजें हो गई। पता सी इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है अगर सही तरीके से बनाई जाए तो। मतलब अगर उसमें सही चीजें यूज ली जाएं तो नुकसानदायक नहीं होती। क्योंकि एक तो उसमें पपड़ी होती है, वो जो बनाई जाती है वाटर बॉल, वो आटे की होती है, या फिर मैदा की तो नुकसानदायक होती है। मैं उसके आटे की ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जो मटेरियल डल रहा है पानी के अंदर, अगर उसमें टाटरी न डालकर इमली जैसी चीज डाली जाए तो पेट के लिए थोड़ा लाभप्रद हो सकता है। लाभ मतलब नुकसान तो नहीं करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन लाभ भी नहीं होगा उसका, जो पेट जो है साफ वगैरह हो जाता है। ठीक है ना? तो है कि सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं हो सकते, नहीं होते। मानी अपनी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं। स्वाद भले ही मिल जाए, अपने जीभ में पानी जरूर आ जाए, लाभ नहीं है कुछ भी। पेट ही भर सकते हैं बस उनसे। सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते हैं। तो सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं आनंददायक नहीं होते। मतलब जो लाभकारी चीज है ना, वो आनंद नहीं देती है। जैसे आप समझ लीजिए, आंवला कितने लोग खाते हैं, कितना खट्टा लगता है ना। लेकिन सब्जी शायद साल में 1-2 बार बनाते होंगे सब लोग, हमारे भी 1-2 बार ही बनती है। सबसे औषधीय वो है सब्जी वो। दूसरा करेला, करेला तो खैर काफी लोग बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। ठीक है, डायबिटीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज से बचने के लिए, है कि नहीं? करेला हो गया। नीम की पत्तियां भी हमें कभी कभी खानी चाहिए। कड़ी लगती है लेकिन खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मतलब हर कड़वी चीज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, लेकिन हम खाएंगे नहीं। हमें तो मोमोज चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, बट सारे के सारे ये गोबर है, बेकार है, और खाएंगे लोग, मानेंगे नहीं और एक अपना और भी अगर हम देखें तो ये अपना जो रहता है ना, क्या बोलता है, मोरिंगा, मोरिंगा की सब्जी बनती है, सरिजना जिसे कहते हैं हम, मोरिंगा होता है, उसकी सब्जी भी लाभदायक होती है। लगती अच्छी नहीं है पर ठीक है ना, कड़वी लगती है थोड़ी कभी कभार, है ना। मोरिंगा की जो सब्जी है कड़वी लगती है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, मजा नहीं आएगा, लेकिन लाभदायक है अपनी बॉडी के लिए, है कि नहीं? तो क्या कहा गया है कि हर स्वादिष्ट चीज शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, और हर पौष्टिक चीज स्वादिष्ट नहीं है क्या नहीं है? लाभप्रद नहीं हो सकती। स्वाद है ना। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। तो मैंने अपने विचार तो पहले ही साझा कर दिए हैं, अब आप लोग इसमें देख लो कि सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वस्थप्रद नहीं होते हैं। जैसे आलू के चिप्स हो गए ना, लाभदायक नहीं है। इनको 10-15 दिन पहले निकाल के सुखा पैक करके भेज दिए जाते हैं, क्या लाभदायक होगा? टॉफी होगा, कोई लाभदायक नहीं है टॉफी का। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ स्वादिष्ट लगते हैं। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जानते हो आप लोग? कौन कौन जानता है?
ये जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिक रही ना, सारी की सारी कचरा है, सारी कोल्ड ड्रिंक्स कचरा है। लेकिन बड़े बड़े हीरो है ना, इनका प्रचार करते हैं, वो खुद नहीं पीते हैं। क्या लगता है वो पीते वगैरह? बिल्कुल नहीं पीते। वो जीभ पे भी नहीं चखते उसको। चखने के बाद जब उनका प्रयोग करते हैं ना, उसको निकालते हैं पेट में से। बिल्कुल वो जहरीला पदार्थ होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स रहती है। ठीक ना? बात ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स रहती है इसीलिए वो बेकार है, नहीं, वो है ही बेकार, बहुत बेकार है कि नहीं? गरम गरम रोटी खाते हैं ना, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन कितनी स्वादिष्ट लगती है, कितनी लाभप्रद होती है, आप समझते हैं ना अच्छे से। लेकिन आप समझिएगा कि जो ये कार्बोनेटेड वाटर है, इट्स एब्सोल्युटली गार्बेज, पूरी तरीके से गार्बेज। पीना ही नहीं चाहिए, लात मार के भगा देना चाहिए, लेकिन मानेंगे नहीं। कोई भी रिश्तेदार आएगा, नींबू की शिकंजी बनानी चाहिए, उसकी बजाय हम क्या करना पसंद करते हैं, दुकान पे से भग के 60 रुपए की मिरिंडा लाना पसंद करते हैं, है ना? मिरिंडा, कोका कोला, और भी पता नहीं काफी सारे नाम हो गए। आई डोंट ड्रिंक इट, मैं नहीं पीता, ठीक है ना? लेकिन इनके अधिक सेवन से व्यक्ति मोटापा हो सकता है। अगर हम इनका अधिक सेवन करें तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। साथ ही अन्य स्वास्थ्य संबंधित रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। अन्य जो स्वास्थ्य संबंधित रोग है उनसे भी क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। इसी प्रकार सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक हो, है ना? इसी प्रकार सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक हो आवश्यक नहीं है। कई सब्जियां व फल स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं, जैसे करेला, ठीक है ना, लेकिन लाभदायक है। मैंने कहा करेला हो गया अपना, उसका उदाहरण दिया मैंने, क्या नाम था, आंवले का उदाहरण दिया आप लोगों को, आप लोगों को जमीकंद का उदाहरण दिया, आप लोगों को कटहल का दिया। ये सारे के सारे पौष्टिक पदार्थ, अच्छे पदार्थ, ठीक है, अच्छी सब्जियां हैं। अपना ये जो हो गया, क्या बोलते हैं, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, बहुत लाभप्रद है, थोड़े कड़वे लग सकते हैं आज, लेकिन ये शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों से क्या रहते हैं? भरपूर रहते हैं। क्या रहते हैं भाई साहब? भरपूर रहते हैं, फुल रहते हैं। फुल इंजॉयमेंट के साथ इन्हें हमें खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने को खाना चाहिए। आगे आ गया मेदू। मेदू किसी बच्चे का नाम है। मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी मानी सफ़ेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। पेट में दर्द और कब्ज की क्या रहती है? शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाएं। अपने उत्तर को क्या करना है? विस्तार से समझाना है। मेदू को पेट दर्द और कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने आहार में आहारीय रेशे मानी रुक्षांश, आहारीय रेशे मानी रुक्षांश युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। क्या करने चाहिए? रुक्षांश वाले खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। आहारीय रेशे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाते हैं। अनपचे आहार से क्या करते हैं? छुटकारा दिलाते हैं, छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल को सुचारू रूप से निकास को सुनिश्चित करते हैं। मल को सुचारू रूप से निकास करने में क्या रहते हैं? लाभदायक रहते हैं, आनंददायक रहते हैं। इसीलिए अपने को ऐसी चीजें खानी चाहिए जो अपने लिए क्या हो? लाभदायक हो। जैसे रुक्षांश रेशे क्या हो गए? रुक्षांश रेशे हो गए ये जो अपने दाल वगैरह होती है उन्हें भिगो कर खाना चाहिए। ठीक है, दाल का मतलब समझ गए ना? कहें तो हम जैसे अपने पास हो गया, क्या बोलते हैं, चने की दाल हो गई, चना दाल, मूंग दाल, और या फिर चना, मूंग और सोयाबीन, कम मात्रा में सोयाबीन, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता है, कम मात्रा में 4-5 दाने, और भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें भिगो कर खानी चाहिए। आगे है कि रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है, हो रही है,
चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक मानी सप्लीमेंट विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। ठीक है, अब देखो क्या क्या खाने के लिए बोल सकता है। आंखें कमजोर है तो वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, तो हमें यह पता है कि मतलब उसमें आंख की कमजोरी है। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं 4 सुझावें दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करने चाहिए। अब देखो मानी किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, तो वो है क्या कहेंगे हम, दृष्टि दोष से। दृष्टि दोष है माने देखने में कमी को कहते हैं दृष्टि दोष। देखने में कमी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूसरा क्या है कि उसे आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, तो उसे विटामिन ए की कमी हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं 4 को सुझाव दें जो कि उसे खाने चाहिए, तो उसे क्या खाने चाहिए। खाद्य पदार्थ में आम खाने चाहिए, आम। ठीक है, आम खाने चाहिए उसे। विटामिन ए कहाँ मिलता है, और आम खाने चाहिए। गाजर खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए। ठीक है, जिन जिन के अंदर विटामिन ए है वो खानी चाहिए, है ना। दूध भी पीना चाहिए। तो जिन जिन में विटामिन ए की कमी हो वो, इसके उत्तर आगे मिलेंगे अपने पास। यहाँ पे देखो, रेशमा रतौंदी। रतौंदी का मतलब होता है कम दिखना। ठीक है, रतौंदी माने दृष्टि का हास या सती अभावजन्य रोग से पीड़ित है, मानी रतौंदी रोग से पीड़ित है वो लड़की। उसके आहार में विटामिन ए की कमी है, ये हमने पहले ही बता दिया। उसे इस समस्या को दूर करने के लिए आहार में पपीता, गाजर, आम और दूध शामिल करना चाहिए। क्या शामिल करना चाहिए, पपीता, गाजर, आम और दूध शामिल करना चाहिए। तब जाकर ही उनकी कुछ बॉडी वॉडी बनेगी भाई, है ना। मानी जो आंखें हैं वो आएगी, अन्यथा आंखें ठीक नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, आंखें ठीक नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस और ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे, तो मैं ताजे फलों को लेना पसंद करूंगा। किसे लेना पसंद करूंगा, ताजे फलों का, क्योंकि आप जानते हैं डिब्बाबंद फलों का रस के अंदर प्रिजर्वेटर्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटर्स डाले जाते हैं। ठीक है, और पता नहीं कितने दिन का रखा हुआ है। दूसरा है ताजे फलों का रस। ताजे फलों का रस भी अगर मेरे को दिया जाए तो उससे अच्छा है कि मैं ताजा फल ही खा लूं, है ना। ताजे फल अच्छे रहेंगे। तो देखो यहाँ पे कि पोषण की दृष्टि से हमें ताजे फल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि डिब्बाबंद फलों के रस में कुछ परिरक्षक, जिसे हम प्रिजर्वेटर्स कहते हैं, पदार्थ मिले होते हैं। साथ ही डिब्बाबंद फलों के रस तथा ताजे फलों के रस में आहार्य रेशे तथा फलों के छिलकों में पाए जाने वाले कुछ विटामिन अनुपस्थित रहते हैं। फलों के छिलकों में जो कुछ विटामिन रहते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे लेते हैं तो साथ में उसका छिलका भी खा जाते हैं, है क्या नहीं। जैसे अमरूद हो गया, केला का छिलका तो नहीं खाते, खैर आम हो गया खा जाते हैं। ठीक है, धो धा के अच्छे से आम को धो के फिर उसके छिलका भी खा जाते हैं बच्चे, है ना। हम भी खा जाते थे जब बच्चे थे। हाँ, अभी तो खैर हटा देते हैं, लेकिन जब बच्चे थे तो खा जाते थे। और भी काफ़ी सारे फल हैं, वैसे अनार का तो नहीं खाते, हटा देते हैं। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा मानी संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली दी। किसकी गोली दी, कैल्शियम की गोली दी। जबकि वह दूसरी बार दिखाने गया तो चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। पाठ्य पुस्तक के चित्र 3.5 का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न कौन कौन से हैं
कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो देखो कैल्शियम की गोली से, क्योंकि अपनी हड्डियों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के अंदर हड्डियों में जो जोड़ पड़ गया है उसको जोड़ने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें कैल्शियम की गोली दी। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी भी दिया, क्योंकि विटामिन डी भी अपनी हड्डियों को मजबूत कर रखता है, इसीलिए उसे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की गोलियां भी दी गई। चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। तो चलिए सारे सवालों का जवाब आगे अपने पास है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है, इसीलिए चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी। विटामिन डी अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, इसीलिए चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी की सिरप दी। कहने का मतलब है कि विटामिन जो कैल्शियम की गोली है वो अपनी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगी, अपनी हड्डियों में तभी एब्जॉर्ब होगी जब अपने पास विटामिन डी भी होगा। अगर अपने पास विटामिन डी है ही नहीं तो भाई साहब अपने जो बोलते हैं ना ये क्या होता है कैल्शियम, ये काम ही नहीं करेगा। ये जो कैल्शियम है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। काम करने के लिए विटामिन डी चाहिए। चिकित्सक ने पहले विटामिन डी सिर्फ क्यों नहीं दी। चिकित्सक ने 2 दवाइयां पहली बार में ही क्यों नहीं दी, है ना। तो ये कुछ सवाल है। चिकित्सक ने पहले विटामिन डी सिर्फ क्यों नहीं दी। चिकित्सक ने दोनों दवाइयां पहली बार में ही क्यों नहीं दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास बनते हैं कि उन्होंने दी क्यों नहीं, ये अपने को डाउट रहता है। तो ये तो चिकित्सक ही बताएगा, इसमें कोई ऐसा डाटा लिखा नहीं है। कोई हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो ना, इसीलिए नहीं दिया होगा। सॉरी। चले आगे है चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। माने चीनी जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या है, उदाहरण है। इसमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, बहुत मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। समझिए कि चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है बिल्कुल, या ग्लूकोज होता है, हम ये भी कह सकते हैं, का एक उदाहरण है। और चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, माने चीनी का जो चेकिंग है कि भाई इसमें प्रॉपर चीनी है या नहीं, अच्छी क्वालिटी की चीनी है या नहीं, तो उसका आयोडीन विलयन से चेक करते हैं, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। माने आयोडीन विलयन कार्बोहाइड्रेट के मड माने स्टार्च के रूप के साथ नीला काला रंग देता है। माने स्टार्च रहे, मड रहे, तभी वो नीला काला देता है। प्योर चीनी में नीला काला नहीं देगा। चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, लेकिन इसमें मड माने स्टार्च उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है या उपस्थित नहीं है। इसीलिए चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है तो इसका रंग नीला काला हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है। क्या बात आ गई आपके प्रॉपर समझ में है। एक बार फिर से समझिए कि अगर हम चीनी का टेस्ट आयोडीन विलयन से करें तो चीनी का जो रंग है नीला काला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीला काला जो इंडिकेटर है वो तब दर्शाता है जब चीनी के अंदर स्टार्च भी उपलब्ध हो। स्टार्च कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से, है ना। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, है ना। कितने सवाल और बचे हैं इसके, हाँ 2 3 है, 13 तक है, 10वां हो गया, 10वां चल रहा है। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। सभी मड माने स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मड नहीं है। अपने
उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। मैं समझाऊंगा आपको कि क्या कहा उन्होंने कि सभी मड जो रहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट रहेंगे। ये बात 100% सही है। जितने भी मड हैं, मड का मतलब है स्टार्च है, जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट में मड हो ये कोई गारंटी नहीं है, जैसे चीनी में मड नहीं होता। ठीक है। चलिए, तो सभी मड मानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मड नहीं है। इस कथन की जांच के लिए हम अपना एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। मड मानी स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन विलयन की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह मड के साथ नीला काला रंग देता है। अब देखो, मड की उपस्थिति अगर हमें चेक करनी है तो हमें आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा, और आयोडीन टेस्ट से ये पता लग जाए, आयोडीन टेस्ट से हमें ये पता लग जाए कि इसके अंदर मड है या नहीं है। मड होगा तो नीला काला रंग देगा, मड नहीं होगा तो नीला काला रंग नहीं देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे कि सब सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में आलू का एक टुकड़ा तथा थोड़ी सी चीनी लेते हैं। आलू का एक टुकड़ा ले लेते हैं, थोड़ी सी चीनी लेते हैं। दोनों पदार्थों को हम अलग अलग प्लेट में रखते हैं। दोनों पदार्थों को हम क्या करेंगे, अलग अलग प्लेट में रखेंगे। ड्रॉपर की सहायता से दोनों खाद्य पदार्थों पर तनु आयोडीन, तनु का मतलब होता है पतला, पतला, या फिर हम कह सकते हैं डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, मानी जिसके अंदर आयोडीन की परसेंटेज मात्रा कम हो, उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। आप समझ लीजिए डाइल्यूट किसे कहते हैं। एक तो 100% वाला हम ले ले, क्या ले ले, 100% वाला, 100% वाला आयोडीन ले ले, और एक ले ले हम 50% वाला। 50% वाला आयोडीन कैसे बनेगा कि भाई मान लीजिए मैंने थोड़ा सा 50 ml डिस्टिल वाटर लिया, और 50 ml डिस्टिल वाटर के अंदर उसके बराबर का ही 50% वाला ही क्या डाल दिया हमने, मतलब 100% वाला उसके अंदर 50 ml आयोडीन डाल दिया। अब उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 50% रह गई, क्योंकि हमने उसमें आयोडीन पानी मिला दिया ना, उसमें पानी मिला दिया आयोडीन में आधा। तो ऐसे पदार्थ को हम डाइल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूट, पतला, नॉन कंसंट्रेटेड मटेरियल। क्या कहते हैं माय डियर, नॉन कंसंट्रेटेड मटेरियल। बिल्कुल कंसंट्रेटेड तो वो होता है जो 100% अच्छा हो, सांद्र जिसे हिंदी में कहेंगे हम, सांद्र। हिंदी की जो विज्ञान की भाषा है उसमें उसको सांद्र कहते हैं, और हिंदी की जो विज्ञान की भाषा है जो कंसंट्रेटेड नहीं होता, जिसे हम तनु कहते हैं, ठीक है, तो तनु उसके अंदर पतला रहता है मतलब। ठीक है, तो आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डाल देंगे। कितनी बूंदे डाल देंगे, 2-3 बूंदे। अब अवलोकन करते हैं और दोनों खाद्य पदार्थों का रंग में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया चेक करते हैं। तो आलू वाले पदार्थ में तो रंग में चेक आ जाएगा, उसमें काला नीला पड़ जाएगा, लेकिन चीनी वाले में किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलू के अंदर मड है, स्टार्च है, जबकि चीनी में स्टार्च नहीं है। आई थिंक यू आर द अंडरस्टूड वेरी वेल। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जिस प्लेट में आलू का टुकड़ा रखा था वह नीला काला रंग दर्शाता है, जो आलू में मड माने स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है। लेकिन दूसरी प्लेट जिसमें चीनी रखी थी उसमें नीला काला रंग दिखाई नहीं देता, नीला काला रंग दिखाई नहीं देता है, और इस प्रकार चीनी कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी मड मानी स्टार्च की उपस्थिति को नहीं दर्शाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी मड मानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मड नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। समय कितना हो गया, ओ 40 मिनट हो गया है ना। आगे लेते हैं, कुछ सवाल है इसमें। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें
मिष्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो मैं समझा देता हूँ। जो हमने पिछला अभी अभी प्रैक्टिकल किया वही यहाँ पे संभावित कारण है। लिया उन्होंने तनु आयोडीन है और उसके कुछ छींटे तो मोजे पर पड़ गए और कुछ छींटे मैडम की साड़ी पर पड़ गए। मैडम की साड़ी पर जैसे ही पड़े तो उसका रंग नीला काला हो गया। इसका मतलब है कि उनकी जो साड़ी है उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हाँ स्टार्च है, स्टार्च संग्रहित है, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं है। तो वो ये प्रदर्शित करता है कि एक जगह पे स्टार्च है, दूसरी जगह पे स्टार्च नहीं है। मानी आयोडीन विलयन मड स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। नीला काला रंग देता है किसके साथ? स्टार्च के साथ। शिक्षिका की साड़ी पर गिरी आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, क्योंकि साड़ी सूती कपड़े से बनी होती है और सूती कपड़ा कपास के रेशों से बना होता है, जिसमें मड उपस्थित होता है। क्या होता है? मड उपस्थित होता है। जबकि मिष्टी के मोजे पर गिरी आयोडीन की बूंदों ने रंग नहीं बदला, क्योंकि संभवतः मिष्टी के मोजे कृत्रिम रेशों के कपड़े से बने होते हैं। कृत्रिम रेशों के कपड़े से क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे चलो, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो, मैडम ने जो साड़ी पहनी हुई थी सूती कपड़े की पहने हुई थी, जबकि मिष्टी ने जो मोजे पहने हुए थे वो कृत्रिम कपड़े से पहने हुए थे, कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े से पहने हुए थे। ठीक है, अभी पेट्रोलियम के बनते हैं, कृत्रिम जो कपड़े होते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के बनते हैं। तो इनमें स्टार्च तो है नहीं। स्टार्च तो वही होता है जो पेड़ों से प्राप्त होती चीजें हैं, है कि नहीं? स्टार्च वही होता है जहां चीजें पेड़ों से प्राप्त होती है, और जहां चीजें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती है वहां स्टार्च नहीं होता। चले कि कद, कदन कदन को एक कुंदन हो गया, कुंदन 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 देख लो कि वे कुंदन है। कुंदन कुंदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्रदन है यार, कुछ और ही है। कंदन, कदन होगा, कदन कदन है, कदन। कदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? चर्चा करें। तो कदन मानी होता है मिलेट, जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ मिले हुए हों। वो एक स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि इसमें हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। परंतु केवल कदन खाने से शरीर का पोषण संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ विटामिन व खनिजों के लिए अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अन्य खाद्य पदार्थों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आगे ये बात समझ में? सारी की सारी पूर्ति नहीं करते हैं, पर कुछ तो ये पूर्ति कर देते हैं। अंतिम सवाल है इस सेशन का। आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? ठीक है, आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच हम करेंगे कि ये आयोडीन विलयन है तो इसमें हम स्टार्च वाली कुछ चीज डालेंगे। जैसे हम डाल देंगे वो डाल देंगे चीनी। चीनी पर भी टेस्ट कर देंगे। अगर काला नीला धब्बा नहीं बना इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या नहीं है? मड नहीं है। मड नहीं है, स्टार्च नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? मड नहीं है। और दूसरा हम स्टार्च डाल के भी चेक कर लेंगे। उसके अंदर स्टार्च पे कुछ बूंदे डाल के चेक कर लेंगे। स्टार्च पे काला नीला पड़ गया, समझ लेंगे कि ये क्या है? आपका आयोडीन का विलयन है। मतलब आयोडीन विलयन मड स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। इसीलिए नमूने के आयोडीन विलयन होने की संभावना जांचने के लिए कुछ बूंदे आलू के टुकड़े पर डालेंगे। आलू के टुकड़े पर डाल लेंगे, मतलब जिसमें स्टार्च होगा, जो कि मड मनी स्टार्च का अच्छा स्रोत है। यदि बूंदे नीली काली रंग दर्शाती है तो यह आयोडीन विलयन होने की पुष्टि करता है। और यदि यह रंग परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया नमूना आयोडीन विलयन नहीं है। दिया गया नमूना क्या नहीं है? आयोडीन विलयन
नहीं है। समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमें आयोडीन विलयन चेक करना है तो कोई भी स्टार्च वाली चीज़ पर उसकी 2-4 बूंदें डाल लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर काला नीला धब्बा पड़ गया तो समझ लेंगे कि ये आयोडीन का ही विलयन है, और काला नीला धब्बा नहीं पड़ा तो समझ लेने कि ये आयोडीन है ही नहीं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसको हम अगले सेशन में सीखेंगे, दूसरे पार्ट में लेंगे इन सवालों को। आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे, मैं ये आशा कर सकता हूँ। और आप लोगों से बस हमारा यही निवेदन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों तक पहुँचाएं और हमारा सपोर्ट करें, और एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है, चलते हैं, और भी काफ़ी सारे अपने को सेशंस बनाने हैं, इसीलिए समय बर्बाद न करते हुए आप लोग भी हमारा ध्यान रखें, हम आप लोगों का ध्यान रखें। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।